हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से हम यहाँ पर हाजिर हैं। अपना आज का भारतीय राज व्यवस्था के तहत टॉपिक डिस्कस करेंगे और परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और ये है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कैग बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो एक संवैधानिक पद है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये संवैधानिक पद है जिसका विवरण है ना, वो है संविधान के अनुच्छेद 148 में। ये एक संवैधानिक संस्था है। अब थोड़ा सा हमें समझना होगा कि संवैधानिक और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या फर्क होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या फर्क है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, स्टैट्यूटरी बॉडी तो वो होती है जो किसी लेजिस्लेशन द्वारा स्थापित की जाती है, लेकिन अगर संवैधानिक की बात हम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की हम बात करते हैं, तो जिसका संविधान में विवरण हो, तो ऐसे ही अनुच्छेद 148 में कैग का विवरण है। और जो संवैधानिक बॉडी होती है ना, वो हमेशा निष्पक्ष व स्वतंत्र होकर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं सीबीआई की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच अन्वेषण की बात करता हूं, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, न कि संवैधानिक। इसलिए ये सीधे जो कंट्रोल में है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, पीएमओ के अधीन होती है, ठीक है। लेकिन कैग जो है ना, ये संवैधानिक संस्था है। तो बस यही फर्क है कैग में और सीबीआई में। सीबीआई किसी के अंडर में काम करती है, पीएमओ ऑफिस के अंडर में काम करती है, लेकिन जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए वो उस रूप में काम करता है, ठीक है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं। देखो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जहां तक सवाल है ना, तो उसे जनता की जेब का, जो पब्लिक है ना, जनता की जेब, पॉकेट, मतलब प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक पॉकेट, जनता की जेब का संरक्षक कहा गया है, जनता की जेब का रखवाला है, अर्थात ये क्या है, उसका संरक्षक है, संरक्षक है जनता की जेब का। ये एक एक पाई का हिसाब रखता है। जितने भी भारत की संचित निधि पर खर्चे होते हैं, भारत की एक संचित निधि है ना, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, उस पे जितने भी खर्चे होते हैं संविधान के, हालांकि मैं इसको कराऊंगा अलग से, 266 में है भारत की संचित निधि, और भारत की संचित निधि से ही सारे खर्चे होते हैं केंद्र सरकार के, भारत सरकार के। तो हर एक एक पैसे का क्या करता है, हिसाब रखता है, ये पाई पाई का हिसाब रखता है, इसलिए इसे जनता की जेब का संरक्षक कहा जाता है। क्लियर। तो एक कंसेप्ट तो हमारे पास इसका प्रारूप आ गया है, इसकी प्रकृति आ गई है कि आखिरकार इसका पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक पद है। दूसरा, ये जनता की जेब का रखवाला है, क्योंकि भारत सरकार के सभी खातों का ये क्या करता है, जितने भी खाते हैं भारत सरकार के, उन सभी खातों को ये ऑडिट करता है, उसकी जांच करता है, इसलिए इसका पद महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं इसकी नियुक्ति कैसी होती है, कैग का कार्यकाल कितना है, और जो कैग है उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कैग है उसकी योग्यताएं क्या है। योग्यताएं की बात करें, क्वालिफिकेशंस, तो भाई क्वालिफिकेशंस में तो सिंपली ये होता है, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी के लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो ना। लेकिन यहाँ पे खास जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो योग्यताओं में प्रमुख रूप से ये है कि एक तो वो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से संबंधित होगा, मतलब आईएएस अधिकारी होगा,
और जो संघ सरकार है ना, संघ सरकार, केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मतलब सचिव के पद पर रह चुका हो, सचिव के पद पर रह चुका हो, ये इसकी खास क्या है, क्वालिफिकेशंस में आता है। केंद्र सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रहा हो और आईएएस, अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अंग के रूप में उसने काम किया हो, आईएएस हो। क्लियर यहां तक? ये तो हो गई उसकी योग्यताओं में। अब आता है जो कैग है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर इसकी नियुक्ति, वैसे तो अनुशंसा तो केंद्रीय मंत्री परिषद करता है अर्थात प्रधानमंत्री करता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, उसकी नियुक्ति करता है। और उसकी नियुक्ति का जो विवरण है वो है संविधान के अनुच्छेद 148 में। 148 से और 151 के बीच में कैग के बारे में विवरण है। तो 148 में उसका क्या है, पद है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्लियर यहां तक? अच्छा, उसके बाद ये आता है कि क्या इसका कार्यकाल क्या है। तो अगर इसके कार्यकाल की बात करते हैं, कैग के कार्यकाल की अगर हम बात करें ना, तो 6 वर्ष या एक और चीज है 65 वर्ष। उसकी आयु अगर 65 वर्ष हो जाती है तो वो रिटायर हो जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन 6 वर्ष के दौरान यदि वह 65 वर्ष पूरी कर लेता है तो वो सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायरमेंट उसको मिल जाती है। ये तो हो गया उसका कार्यकाल। अब सवाल ये है कि क्या वह रिटायर होने के बाद कोई पद धारण कर सकता है? तो ध्यान रखना, नहीं। ऐसे कौन कौन सी पोस्ट आज मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट के जज व हाई कोर्ट के जज। इसके अलावा हम बात करते हैं यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, उसका अध्यक्ष। ये रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा किसी और पद पर काबिज नहीं हो सकते। इन पर जो है बैन है, ऐसा संविधान में विवरण दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है ये बीच में भी हटाए जा सकते हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो या संविधान का उल्लंघन किया हो, तो ऐसे केस में जो संसद है ना, संसद, उसका एक क्या होगा, प्रस्ताव होगा। तो संसद के समावेदन पर कैग को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये खास भूमिका है। अब सवाल ये आता है इसका जो वेतन है वो वेतन क्या होगा। तो इसका वेतन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उतना ही वेतन भारत के कैग का होता है। तो कितना वेतन होगा इसका? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। ये कैग का क्या है, वेतन होगा। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सबसे पहला जो कैग बना था वो कौन था। तो देखिएगा, जो कैग है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, 1950 में। और पहला जो कैग हमारे पास, सबसे पहला देश का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बना था वो था वी नरहरि। प्रथम जो कैग था वो था वी नरहरि। ये पहले भारत के क्या थे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करता हूं फिलहाल में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भारत के
क्या है? कैग है वर्तमान में। क्लियर यहां तक? इतना याद हो गया आपको, समझ में आ गया होगा। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि कैग का जो कार्य है ना, वो कार्य क्या है, तो उसको अब आप थोड़ा सा समझना। देखो, कैग का काम होता है, जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार के, केंद्र के जितने भी लेखा हैं, लेखा, उनका ये ऑडिट करता है, उनकी ये जांच करता है, एक एक पैसे की जांच करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बजट पास हुआ और किसी डिपार्टमेंट में किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सपोज करो कि कोई सड़क बनानी है, और सड़क बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए क्या किए गए, बजट में प्रावधान किया गया। अब क्या 200 करोड़ रुपए नियम के अनुसार लगे या नहीं, नियम के अनुसार उसका प्रयोग हुआ या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक करेगा। किस रेट से कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कितनी लेबर लगी, मतलब कहने का मतलब है एक पाई पाई का हिसाब कौन रखता है? कैग रखता है। तभी तो इसे जनता की जेब का संरक्षक कहा जाता है। समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार के जितने भी अकाउंट है, उन सभी अकाउंट की क्या करता है? जांच करता है। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़े तो, ध्यान देना, अगर जरूरत पड़े तो जितने भी राज्य है ना, राज्य, जितने भी राज्य हैं और यूटीआई है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके खातों की भी जांच कर सकता है, उनके खातों की भी जांच कर सकता है। कौन? कैग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये उसका विशेषाधिकार है। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार किसी विशेष डिपार्टमेंट की जांच कराना चाहे, उसका ऑडिट कराना चाहे, तो वो भी कौन कर सकता है? कैग कर सकता है। ये हो गए उसके काम। अब सवाल ये आता है, जो कैग है ना, कैग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? तो ध्यान देना, कैग अपनी एनुअल रिपोर्ट, जो कैग है ना, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट होती है ना ऑडिट की, वो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर कहां पेश करता है? संसद में पेश करता है। ये ध्यान रखना, संसद में पेश करता है। एनुअल रिपोर्ट, जितना भी ऑडिट हुआ है, उन सब की रिपोर्ट राष्ट्रपति के नाम पर संसद में कौन पेश करता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके अलावा जो वो रिपोर्ट होती है ना, जो कैग प्रस्तुत करता है, उस रिपोर्ट की जांच कौन करता है? उस रिपोर्ट की जांच करता है पैक, पैक। और पैक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ध्यान देना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हिंदी में कहते हैं लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। मैं एक बार इसका जिक्र करता हूं, थोड़ा सा पैक में बता देता हूं। ये संसदीय समिति है, अलग से टॉपिक भी आएगा, लेकिन यहां थोड़ा सा बता रहा हूं। पैक में कुल ना 15 सदस्य होते हैं, 15 मेंबर होते हैं इस समिति में। 10 मेंबर तो होते हैं लोकसभा से और 5 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। तो ये कंपोजिशन है लोक लेखा समिति का। हमारे देश में कैग की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं कुछ घोटालों की बात करूं, तो कैग ही कुछ घोटालों को सामने लेके आया था। जैसे मैं बात करता हूं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सबको ध्यान होगा। कोयला आवंटन घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, ये दो बड़े जो घोटाले थे, ये कैग सामने लेके आया था।
और उस समय एक नाम था विनोद राय। ये मनमोहन सिंह की सरकार होती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार। उस दौरान ये दो बड़े घोटाले हुए थे, तो विनोद राय ने ही इन घोटालों को, स्कैम्स को क्या किया था, उजागर किया था। तो स्पेक्ट्रम घोटाला, जो दूरसंचार मंत्री ए राजा और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थे एम करुणानिधि, उनकी लड़की थी कनिमोड़ी, वो प्रमुख रूप से यहाँ अभियुक्त थी। और कोयला आवंटन घोटाला सब लोग जानते हो, तो ये भी कैग ने ही उजागर किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैग की भूमिका क्या है देश में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप जरूर फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ अब हम ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिएगा ज्ञान सागर बाई प्रेम प्रकाश में। धन्यवाद।